हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आज आपको पता है कि मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। ये हम लोग का पॉलिटी का पीटी 365 सीरीज़ चल रहा है और नेक्स्ट आज हम लोग कवर करेंगे इससे आगे और होप कि आपको वो वीडियो अच्छा लग रहा है और आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। इससे पहले आप आगे बढ़ें, प्लीज़ इसको थोड़ा-सा वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड तक पहुँचाएँ ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिटेड हो सके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इस टॉपिक को और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने का कोशिश करेंगे। बहुत जल्दी हम लोग कवर करेंगे और आपको पता है कि इकोनॉमिक्स का भी आ गया है पीटी 365 तो वो भी इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग बहुत जल्द उसको भी कवर कर लेंगे। तो होप कि आपको अच्छा लगेगा और बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपना सपोर्ट बनाए रखें और फ्रेंड तक अपना शेयर करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है? इसी तरह से और भी वीडियो लाते रहेंगे जो कि हमारे यूपीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, रिलेवेंट रहेगा यूपीएससी और साथ ही साथ अदर पीसीएस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है? तो आज हम लोग कवर करेंगे एक्सपल्सन ऑफ लॉ मेकर, ठीक है? ये एक चैप्टर जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक्सपल्सन ऑफ लॉ मेकर। बेसिकली जो होता है कि एमपी के कोई भी कंडक्ट इल्लीगल ग्रेटिफिकेशन के कारण अगर उनका एक्सपल्सन होता है, वे बर्खास्त कर दिए जाते हैं, तो क्या कारण रहता है? तो ये न्यूज़ में इस वजह से रहा क्योंकि जो लोकसभा है, लोकसभा एक्सपेल्ड किया, ठीक है? एक मेंबर को और जो कि एक्सेप्ट इस कारण से हुआ क्योंकि वो गिफ्ट एक्सेप्ट कर रहे थे और कुछ इल्लीगल ग्रेटिफिकेशन कारण। और ये जो इनका जो भी है एक्सपल्सन होता है, वो बेस्ड होता है एथिक्स कमिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही पता किया जाता है कि इन्होंने क्या गलत किया, क्या नहीं किया और इस कारण से उसके बेसिस पे उनका एक्सपल्सन किया जाता है। तो जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है अभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये एथिक्स कमिटी ऑफ लोकसभा, एथिक्स कमिटी ऑफ लोकसभा ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, बाकी अगर कुछ इम्पोर्टेंट है या ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले जानने का हम लोग को ये रहेगा कि इसमें 15 मेंबर होते हैं, ठीक है? और ये 15 मेंबर जो होते हैं नॉमिनेट किए जाते हैं स्पीकर से, ठीक है? ये स्पीकर नॉमिनेट करते हैं, ये यहाँ पे हम लोग को थोड़ा-सा ध्यान रखना है और साथ ही साथ ये जो होता है कि केवल और केवल 1 साल तक ही रहता है इनका वैलिडिटी। मतलब कहने का मतलब है कि 1 साल तक ही ये 15 मेंबर का जो टेन्योर रहेगा, बाकी फिर उसके बाद फिर चेंज होते हैं। तो इसका अगर फंक्शन का बात करें कि एथिक्स कमिटी लोकसभा का फंक्शन का, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये एग्ज़ामिन किया जाता है एग्ज़ामिन करता है कि अनएथिकल कंडक्ट ऑफ मेंबर, ठीक है? जो भी एमपी हैं वो उनका क्या अनएथिकल कंडक्ट है, वो एक बेसिस रहता होगा कि अगर वो ऐसा करते हैं तो अनएथिकल कंडक्ट माना जाएगा। तो वो भी डिसाइड किया जाता है किससे? तो स्पीकर ही डिसाइड करता है, ठीक है? तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आगे है कि ये जो रिकमेंडेशन होता है, ठीक है? और ये फ़ॉर्मूलेट होता है कंडक्ट ऑफ मेंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है? कि कोड ऑफ कंडक्ट जो है मेंबर के लिए ये उनके लिए रिकमेंडेशन तैयार किया जाता है, ताकि मतलब कहने का मतलब ये है कि एथिक्स कमिटी जो भी अगर रिपोर्ट बनाई, उसके अकॉर्डिंग ही इनको थोड़ा-सा बिहेव करना। अगर इसके बाहर अगर बिहेव करते हैं या फिर कुछ ऐसे इल्लीगल ग्रेटिफ़िकेशन करते हैं, तो उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा और एक्सपेल्ड कर दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे इस कारण से ये न्यूज़ में रहा। इसी तरह से उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाता है। और अगर इसका बात करें तो ये इसमें कोड ऑफ कंडक्ट में अमेंडमेंट भी सजेस्ट करता है और सजेस्ट कौन करता है कोड ऑफ कंडक्ट में अमेंडमेंट? तो एथिक्स कमिटी का काम है कि अमेंडमेंट को सजेस्ट करना कि हाँ, कुछ बदलाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो ये एथिक्स कमिटी जो है ये अमेंडमेंट के लिए भी अपना जो सजेशन देती है, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो पहला एथिक्स कमिटी है, ठीक है? फर्स्ट एथिक्स कमिटी वो लोकसभा ने सेटअप किया था 2000 में, ठीक है? और राज्यसभा में ये हुआ 1997। देखिए ख़ास बात जानने के ये यहाँ पे पूछा जा सकता है कि हो सकता है कि क्या जो एथिक्स कमिटी है केवल और केवल लोकसभा के मेंबर पे लागू होता है या फिर राज्यसभा दोनों? तो यहाँ पे हम लोग के लिए बोथ होगा, ठीक है? दोनों के मेंबर पे। आगे हम लोग देखते हैं कि एक्सपल्सन ऑफ लॉ मेकर इन इंडिया, इंडिया में क्या प्रोविजंस है, किस कारण से और किस बेसिस पे इसको एक्सपेल किया जाता है? तो ये जो है कि कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे है, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस और साथ ही साथ लीगल जैसे कि मतलब कि जो हाउस है, ठीक है? अगर बात करते हैं लोकसभा या फिर राज्यसभा, तो उन्होंने खुद एक रूल बनाया कि अगर आप इसके दायरे के बाहर जाते हैं, तो आपको एक्सपेल कर दिया जाएगा इस बेसिस पे। तो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल और साथ ही साथ ये जो है रूल ऑफ हाउस के भी दायरे में आ जाता है, ठीक है? नेक्स्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे एक्सपल्सन अगर हम लोग बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे क्या है, तो अगर कोई भी मेंबर जो है, ठीक है? अगर वो पाया जाता है कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज करता है, जैसे कि आपको पता है हमने पहले पढ़ा कि उनको कुछ प्रिविलेजेस प्रोवाइड किया गया है एमपी को। अगर उससे बाहर जाते हैं, ठीक है? उसको ब्रेक करते हैं ब्रिज को या फिर कंटेम्प्ट ऑफ हाउस करते हैं, ठीक है?
कि हाउस में अवहेलना करता है, हाउस की अवहेलना करता है, तो उस बेसिस पे वो क्या है कि एक्सपेल्ड कर दिए जाएँगे ये मेंबर एमपी जो हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है? और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ हम लोग को समझना होगा कि यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी यहाँ पे ज़रूरत होती है, इनके एक्सपेल्शन के लिए। ये नहीं कि फुल मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी से हो जाता है, ठीक है? और साथ ही साथ अगर फर्दर इन्वॉल्वमेंट जो है ये एथिक्स कमिटी का कोई भी ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है? कि हमेशा जो है अगर एक्सपल्सन का बात आता है तो एथिक्स कमिटी ही है, तो इसलिए ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है कि एथिक्स कमिटी इसमें इन्वॉल्व हो। नेक्स्ट है कि लीगल बेसिस, ठीक है? तो लीगल बेसिस में हम लोग तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, नेक्स्ट है लीगल बेसिस पे क्या है, ठीक है? तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो ये इंश्योर करता है कि जो स्मूथ प्रोसीडिंग्स है और ऑर्डर मेंटेन करना, तो ये किसके हाथ में होता है? तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर अगर हम लोग लोकसभा का बात करें तो स्पीकर हो जाते हैं, तो इनके हाथ में रहता है, ठीक है? और वो जो पावर जो रहता है, ठीक है? ये फ़ोर्स रहता है मेंबर का कि उनको हाउस से आप बाहर कर सकते हैं, ठीक है? और ये हाथ किसके अंडर रहता है? तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के अंदर, कि अगर ऐसा कुछ है कि आपको लग रहा है कि ये थोड़ा-सा इल्लीगल बिहेवियर है उस एमपी का, तो ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, उनके पास पावर है कि आप उनको हाउस से बाहर कर दो। तो ये आ जाता है लीगल बेसिस पे। और नेक्स्ट है कि एक अगर एक्सट्रीम मिसकंडक्ट है, ठीक है? अगर बहुत ज़्यादा मिसकंडक्ट किया गया है तो उनको फिर हाउस से एक्सपेल कर दिया जाएगा, और फिर उसके बाद उनको मतलब एक एक तरह से अनफिट घोषित कर दिया कि ये जो मेंबर है ये मेंबर बनने के लायक नहीं है, ठीक है? और इस बेसिस पे अगर ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट मिसकंडक्ट हो तब। तो ये चीज़ कुछ प्रोविज़न्स रहे कि तो हम लोग को बहुत जानना ज़रूरी हो गया था। नेक्स्ट जो है तो जो इसमें हमने जैसे कि पता है कि जो ये है रूल ऑफ मिसकंडक्ट के भी है बेसिस पे, ये लोकसभा में भी होता है और साथ ही साथ राज्यसभा में भी, दोनों का एक्सपल्सन में है, ठीक है? तो इसमें कुछ रूल्स दिए गए हैं। राज्यसभा में रूल है रूल 373, ठीक है? 373, तो ये जो एम्पावर करता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को, ठीक है? कि आप एमपी को बाहर करने के लिए उनको एक रिमाइंडर, जो जितने जैसे कोई सीटिंग होता है, ठीक है? और सीटिंग में अगर उसने मिसबिहेव किया कोई भी एमपी ने, तो जो बाकी का सीटिंग टाइमिंग है, ठीक है? तो उसमें आप उसको एक्सपेल कर सकते हैं, और ये पावर दिया गया है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं रूल 374, इसमें अलाउ करता है एमपी को सस्पेंड करने के लिए बाकी जैसे जितने भी सेशन बचे हैं, ठीक है? मान लीजिए अगर फर्स्ट सेशन चल रहा है, तो इसमें अगर मिसकंडक्ट कर दिए, तो अगर बाकी के 2 सेशन बचे हैं, तो इसमें भी ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा और उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा एमपी को। ये भी पावर दिया गया है, ये रूल नंबर 374 में। नेक्स्ट है कि 374 ए, ये लाया गया था 2001 में, और ये स्पीकर को पावर देती है, ठीक है? कि एमपी और साथ ही साथ इसमें अलाउ करता है कि आप मतलब जो ऑटोमेटिकली इसमें सस्पेंशन का स्टैंड ले सकते हैं, ठीक है? और ये भी 5 दिन के लिए, और फिर जितने भी अगर रिमेनिंग सेशन बचे हैं तो उसमें, ठीक है? जो भी अगर कम पड़ता है तो उस केसेस में इसको अलाउ करता है, ये रूल नंबर 374 है। रूल 255 ये जो है ये राज्यसभा से रिलेटेड है, तो ये भी हम लोग को पूछा जा सकता है। तो ये अलाउ करता है चेयरमैन को, तो वहाँ का चेयरमैन जो है वो कौन होते हैं? तो ये हो जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है? तो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो डायरेक्ट किसी भी मेंबर को, ठीक है? विथड्रॉ कर सकते हैं इमीडिएटली, अगर ऐसा अगर पाते हैं कि ये मिसकंडक्ट किए हैं, तो उस हाउस से डायरेक्ट वहाँ से इमीडिएट उनको एक्सपेल कर सकते हैं। रूल उसी तरह से 256 ये देखता है कि जो भी वहाँ पे कि वहाँ पे जो भी मेंबर ऐसे मिसबिहेव किए हैं, या फिर चेयरपर्सन को की अथॉरिटी को डिसरिगार्ड किए हैं, या फिर अब्यूज़िंग कुछ ऐसे रूल को अब्यूज़िंग पर्पज़ से उसको किए हैं। तो इस केसेस में क्या है कि वहाँ के चेयरमैन का जो है एज़ अ वाइस प्रेसिडेंट उनको पावर दिया गया है कि आप जितने सेशन का बचे हैं, ठीक है? और जितने टाइम पीरियड बचा है उसके उसके पर्पज़ से उसमें आप उसको एक्सपेल कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि अगर एक सेशन चल रहा है, ठीक है? एक सेशन में अगर इतने दिन बचे हैं, इतने दिन हो चुका है, बाकी के दिन बचे हैं, उसके लिए आप एक्सपेल कर सकते हैं। ये नहीं कि आप नेक्स्ट डे में, तो यहाँ पे आप एक्सपेल नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आप एक्सपेल कर सकते हैं, जो भी एमपी ऐसे मिसकंडक्ट के अंदर पाया जाता है। जैसा कि लोकसभा के रूल 374 बताता है, तो लेकिन राज्यसभा का जो है वो सस्पेंड नहीं कर सकता है विदाउट पासिंग अ मोशन। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है लोकसभा में मोशन पास करना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है राज्यसभा में मोशन पास करना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है?
तो ये चीज़ हम लोग को थोड़ा-सा ध्यान रखना है, ये रूल नंबर 374 ए के अंदर आता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 122, ये आर्टिकल 122 ये ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे है, ये हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये बताता है कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स या फिर उसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं एक्सपल्सन से, ठीक है? कि वो जो है क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है जुडिशरी में, ठीक है? कि मतलब होता है ना कि कोई भी केसेस तुरंत जुडिशरी में चला जाता है, तो ये जुडिशरी में नहीं जाएगा और ऐसे तो देखिए जुडिशरी जो है, कोर्ट जो है, इसमें इंटरवेन कर सकता है, ठीक है? कुछ केसेस में इंटरवेन कर सकता है, लेकिन ऐसे डायरेक्ट नहीं जुडिशरी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है, ठीक है? तो ये चीज़ जानना ज़रूरी था। जैसे कि अगर हम लोग एक केस का बात करते हैं कि राजा राजपाल केस 2007, तो इसमें जो है कि उसमें कोर्ट ने बताया कि एक्सपल्सन ऑफ राजा राम, ये जो एमपी थे, ठीक है? राजा रामपाल, बट इसमें नोटेड किया गया कि प्रोसीडिंग्स जो दिया गया था सब्सटेंशियल इलीगैलिटी से वो जुडिशियल स्क्रूटनी के लिए ओपन है। तो ये इस केसेस में कोर्ट ने अपहेल्ड किया था। तो ये चीज़ हम लोग को थोड़ा-सा जानना ज़रूरी था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एक्सपल्सन एंड डिस्क्वालिफिकेशन जो है, वो दोनों अलग-अलग चीज़ है, ठीक है? वो सेम नहीं है। इसी कारण से डिस्क्वालिफिकेशन बेसिकली आप देखिएगा कि अ आरपीए एक्ट जो हम लोग को पढ़ना है, ठीक है? तो उसमें ज़्यादातर जानने को मिलता है, लेकिन एक्सपल्सन जो है ये अलग चीज़ हो जाता है, ठीक है? ये थोड़ा-सा लीगली है, कॉन्स्टिट्यूशनल दोनों है। डिस्क्वालिफिकेशन आप पढ़िएगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ में भी डिस्क्वालिफिकेशन का बात आता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो हमने अभी बताया, आरपीए एक्ट उसमें भी है, तो ये दोनों अलग-अलग चीज़ हो जाता है। तो इस पे थोड़ा-सा हम लोग को ध्यान रखना है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी बता रखा है कि दोनों के लिए कि एक्सपल्सन का अगर हम लोग बात करते हैं या फिर पार्लियामेंट ऑलरेडी बता रखा है कि एक्सपल्सन और डिस्क्वालिफिकेशन जो है, इसमें क्या होता है कि डिस्क्वालिफिकेशन में है कि अगर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है मेंबर को, ठीक है? तो वो जो है कि इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते, इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्सपल्सन कर दिया गया है, तो वो है कि अगेन इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक्सपल्सन एक छोटा मैटर है और डिस्क्वालिफिकेशन थोड़ा-सा उससे ज़्यादा मैटर हो जाता है। जैसे देखिए एक आ ही गया डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लॉ मेकर, हमने अभी बताया कि आरपीए एक्ट जो है, ठीक है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, ये इसके अंदर जो है सेक्शन 8 सब क्लॉज 4, तो ये लॉ मेकर जो है ये डिस्क्वालीफाई होते हैं, ठीक है? फॉर अ सर्टेन पीरियड, ठीक है? और उनको क्या है कि अगर ऐसा कुछ अगर बड़ा कांड कर दिए हैं, तो उनको जेल भी भेजा जा सकता है, ठीक है? और इसमें क्या होता है कि कुछ जैसे 6 ईयर हो गया, ठीक है? और 2 साल, तो इसमें दोनों में से अगर कोई भी ज़्यादा है, तो वो चीज़ किया जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ हम लोग को थोड़ा-सा इसमें ध्यान रखना है। तो यही है कि अगर उनको 2 या 2 से ज़्यादा साल के लिए सेंटेंस कर दिया गया है, तो वो 6 साल की जेल काटना पड़ेगा उनको, ठीक है? तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे हम लोग को आरपी एक्ट समझे। उसी तरह से 10th शेड्यूल जो है, जो जिसमें कि हम लोग को पढ़ना होगा एंटी डिफेक्शन लॉ, तो इस पे भी मैंने बताया कि 10th शेड्यूल में भी है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। और आर्टिकल 102 और 191 सब क्लॉज़ 1 का बात करते हैं। तो फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी और एमएलए रिस्पेक्टिवली, मतलब कहने का ये है कि 102 में एमपी के डिस्क्वालिफिकेशन का बात करता है और एमएलए का 191 में, ठीक है? तो ये बात करता है कि अगर किसी ने एमपी और एमएलए ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किया है, ठीक है? तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मेंशन रहता है कि अगर जब आप होल्ड किए हुए हैं अपने पोस्ट, तो इसमें आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। जैसे आप रिसेंटली देख रहे हो कि झारखंड के हेमंत सोरेन हैं, ठीक है? तो उन्होंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के नाम पे उनको अभी सेंटेंस किया गया। तो यही चीज़ है कि ठीक है, या फिर अनसाउंड माइंड हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, या फिर हैविंग वैलिड सिटीज़नशिप अगर उनका नहीं है, तो इस केसेस में है कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा इस आर्टिकल के तहत, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और हमेशा पूछा गया है और बहुत बार पूछा भी जाता है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ ये क्या है? तो ये केसेस इस वजह से न्यूज़ में रहा कि महाराष्ट्र स्पीकर जो है, ठीक है? उनको एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया इस बेसिस पे, तो इस कारण से ये न्यूज़ में रहा था। तो हम लोग जान लेते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। एंटी डिफेक्शन लॉ जो होता है, ये बेसिकली 10th शेड्यूल में इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है? और ये लाया गया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के अंदर, ठीक है? तो ये 10th शेड्यूल में और इस अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था एंटी डिफेक्शन लॉ को। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे बेसिकली डिस्क्वालिफिकेशन का बात होता है इसमें, और ये जो है डिसाइड किसके द्वारा किया जाता है इसमें, तो ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ हाउस के द्वारा। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं लोकसभा में, तो ये स्पीकर हो जाते हैं, उनके द्वारा ये जो है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के बेसिस पे डिस्क्वालिफिकेशन का बात किया जाता है, डिसीजन लिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन होता है, ठीक है? कब डिस्क्वालीफाई किया जाएगा? जब कोई मेंबर, ठीक है, वो अगर वो अपना पार्टी को मेंबरशिप को अपने जानबूझ करके उनको त्याग देता है, ठीक है? या फिर उसको गिव अप कर देता है उस केसेस में, या फिर वोट या एब्सटेन कर देता है हाउस में,
तो उस केसेस में भी ये चीज़ जो है, ये पॉलिटिकल पार्टी जो है, ये डायरेक्शन इश्यू करती है और उनको फिर क्या कर दिया जाता है कि बाहर कर दिया जाता है, ठीक है? और मतलब इसमें टाइमिंग दिया रहता है कि 15 दिन के अंदर मतलब उनको ऐसा कंडीशंस के अंदर बाहर कर दिया जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ तक देखा, ठीक है? तो नेक्स्ट जो है ये 15 डेज़ के अंदर इसको डिफ़ाइन करना रहता है कि जो मिसकंडक्ट किया गया है आपके पार्टी के मेंबर के द्वारा, तो उसको फिर बाहर कर देना है, ठीक है? तो ये चीज़ थोड़ा-सा समझना हम लोग को ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट है कि एन इंडिपेंडेंट मेंबर, ठीक है? ये जो होता है कि कोई भी अगर इंडिपेंडेंट मेंबर है, जैसे निर्दलीय जिसको बोलते हैं, तो वो डिस्क्वालीफ़ाई तब होगा जैसे कि जब वो कोई भी अदर पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी को जॉइन करता है, ठीक है? और इलेक्शन के बाद, ठीक है? तो ये चीज़ हम लोग को थोड़ा-सा ध्यान रखना है, ये पूछा गया है, ठीक है? और इस कारण से ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि अगर है कि और अगर हम लोग बात करते हैं नॉमिनेटेड मेंबर का, ठीक है? तो नॉमिनेटेड मेंबर डिस्क्वालीफाई कब तब होगा जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर 6 मंथ हो गया है, ठीक है? बीत गए हैं और इस कारण से अगर उसके बाद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को जॉइन करता है, तब जाकर के वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, ठीक है? और जैसे मान लो अगर आज वो सीट पे बैठा है, ठीक है? 1 जनवरी को, तो उस तरह से अगर 6 महीने के बाद अगर जून के बाद अगर वो छोड़ता है उस सीट को, तब और किसी दूसरे पार्टी को जॉइन कर लेता है, तो उस केसेस में जो है ये नॉमिनेटेड मेंबर जो है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। एक्सेप्शन अगर हम लोग बात करते हैं एक्सेप्शन, एक्सेप्शन जो है ये जैसे कि जो लॉ है ये अलाउ करता है पॉलिटिकल पार्टी को मर्ज करने का, ठीक है? जैसे कि कोई अदर पॉलिटिकल पार्टी है और कोई अदर पॉलिटिकल पार्टी है 2, तो एक दूसरे को मिल सकते हैं। तो ये जो है कुछ अलाउ करता है और वो भी एक बेसिस पे, ठीक है? ये नहीं कि बस किसी भी तरह से और उसके अगर बियॉन्ड जाता है तो उस केसेस में भी डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। लेकिन कुछ यहाँ पे प्रोविज़न्स है कि इस केसेस में अगर पॉलिटिकल पार्टी मर्ज करती है, तो वो चीज़ अलाउ है, उस उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, ठीक है? और जैसे क्या है कि इसमें आपको 2/3 ठीक है? इसके लेजिस्लेचर का होना चाहिए मतलब उनको मतलब सपोर्ट मिलना चाहिए, ठीक है? तो इस केसेस में वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। तो ये चीज़ होता है कि तो यहाँ तक हम लोग को समझना था कि 2/3 अगर उनके मेंबर का अगर सपोर्ट रहा, तो वो चीज़ है कि ये पार्टी मर्ज कर सकती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें कि जैसे कोई भी पर्सन है, अगर वो स्पीकर के लिए, डिप्टी स्पीकर के लिए, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के लिए अगर उनको इलेक्ट हुए हैं, ठीक है? तो उस केसेस में वो चाहे तो अपने पार्टी से रिज़ाइन दे सकते हैं और फिर अगर चाहे तो उस पोस्ट के बाद वो जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हम लोग को जानना ज़रूरी था यहाँ से। प्रेज़ेंटली अगर हम लोग बात करते हैं कि लॉ डज़ नॉट प्रोवाइड अ टाइम लिमिट और अभी क्या है कि कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो ऐसे हम लोग को पूछा जा सकता है कि कोई टाइम लिमिट है क्या? तो नहीं है। जिसमें कि और किस लिए टाइम लिमिट नहीं है? इसमें है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफ़िसर्स होता है कि वो डिसाइड करे कि एंटी डिफेक्शन केस, ठीक है? कि किस टाइम पीरियड में किस टाइम लिमिट में, तो ऐसा कुछ अभी प्रोवाइड नहीं किया गया है। प्रिसाइडिंग ऑफ़िसर्स को लगता है कि ये मिसकंडक्ट है, मिसबिहेवियर है, तो वो चीज़ है उनको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जैसे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट 10th शेड्यूल से क्या है कि जुडिशरी का क्या है। जैसे कोई ये केस है, ठीक है? कि होलोहन वर्सेस जचिल्लू, ठीक है? ये 1992 का है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट बताता है कि स्पीकर जो है, ठीक है? ये डिसीजन अगर हम लोग बात करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर, तो ये जुडिशियल रिव्यू का बात हो जाता है, ठीक है? कि जैसे क्या होता है कि स्पीकर जो है उनका डिसीजन है, ठीक है? कि इस पर्सन को डिस्क्वालीफाई करो या फिर कुछ भी। तो जो है जुडिशरी जो है, ठीक है? वो यहाँ पे रिव्यू कर सकती है कि ये जो डिसीजन दिया गया है सही है कि नहीं है, तो इस केसेस में बताया गया, ठीक है? लेकिन अगर इसमें हम लोग बात करते हैं कि किसम मेघाचंद्र सिंह, ठीक है? 2020 केस में, तो इसमें ये बताया कि डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन जो है वो 10th शेड्यूल के अंदर वो नॉर्मली डिसाइड होना चाहिए 3 मंथ के अंदर, ठीक है? और जैसे कि अगर आज फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसके 3 मंथ के अंदर ये डिसाइड कर लेना है। ये नहीं कि उसके बाद अगर करोगे तो ये भी थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है।